हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा यूनिट नंबर 9 रहेगा पीओटी का, जो पार्ट 2 है। जो हमने पार्ट पहले हम कर चुके हैं पार्ट 1, और पार्ट 2 आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें कितने 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 एमसीक्यूज रहेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, जो सीआईटीएस का फाइनल एग्जाम है। और चैप्टर का नाम है वो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट लर्निंग। ये आपका चैप्टर का नाम है, जो यूनिट नंबर 9 ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में चल रहा था। तो इसका पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हम करा चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 आप देख लेंगे। हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाएंगे, TIICA यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप पार्ट टू ये जो वीडियो है और पार्ट 1 देख लेंगे। ओके, तो आपको पार्ट 1 पूरा देखना है, और जितने भी पीओटी और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के जितने भी हम वीडियोस लेके आ रहे हैं, वो आपको सारे वीडियोस देख लेने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो वो क्या करेंगे, 2x की स्पीड में आप सारे वीडियोस को वॉच कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम इसी क्वेश्चन से आएंगे आपके। ओके, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है जी IT इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर अकेडमी, उसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, आपको अपने दोस्तों को भी बताना है कि इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा टारगेट सीरीज लाए हैं, और इसमें सारे क्वेश्चंस वही आएंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, 25 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, आपको बताना है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी? निर्देशात्मक रणनीतियों का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है क्या पर्पज रहता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज का। निर्देशात्मक रणनीतियों का उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता बढ़ाना। ऑप्शन B, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करना। या फिर ऑप्शन C, टू सिम्प्लीफाई कंटेंट, सामग्री को सरल बनाना। या फिर ऑप्शन D, टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करना। आपको इसका आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करना। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी एक टीचर के लिए रोड मैप या ब्लूप्रिंट की तरह होती है। ओके, इसका मुख्य काम यह होता है कि हम अपनी पूरी पाठ योजना, जो लेसन प्लान है और पढ़ाने के तरीकों को एक सही सीक्वेंस में व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज कर सकें। ओके, जब हमारी शिक्षण विधियां व्यवस्थित होंगी, सभी क्लासरूम में बच्चों को टॉपिक अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन A आपका गलत हो जाएगा। टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता बढ़ाना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन C, टू सिम्प्लीफाई कंटेंट, सामग्री को सरल बनाना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन D भी आपका गलत हो जाएगा। टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज अ की कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन? इंटरेक्टिव निर्देश का एक प्रमुख घटक है, आपको बताना है। इंटरेक्टिव निर्देश का एक प्रमुख घटक क्या है, आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संचार। ऑप्शन B, वन वे लेक्चर, एक तरफा व्याख्यान। ऑप्शन C, विजुअल एड्स ओनली, केवल दृश्य सहायता। ऑप्शन D, ऑडियो एड्स ओनली, केवल ऑडियो सहायता। तो आपका ऑप्शन D नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन पूछा है, इसका क्या की कंपोनेंट होता है। तो विजुअल एड्स आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा, केवल दृश्य सहायता। ऑप्शन D, वन वे लेक्चर, आपका ये भी गलत हो जाएगा, एक तरफा व्याख्यान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संचार। क्योंकि ओके, तो दो तरफा संचार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लो कि ये
इंटरेक्टिव का मतलब होता क्या है? इंटरेक्टिव का मतलब होता है परस्पर बातचीत या आपस में जुड़ना। ओके, जैसे कि आप इंटरेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट है, टीचर है, तो क्या आपस में जुड़ते हैं और परस्पर बातचीत करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है, सिंगल वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, मान लो अगर टीचर बोलता रहेगा वन वे लेक्चर, ठीक है, अगर वन वे लेक्चर में टीचर बोलता रहेगा तो क्लास कभी भी इंटरेक्टिव नहीं हो सकती है, नहीं हो पाएगी ना। अगर टीचर एक तरफा बोलता रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो क्लास क्या है, इंटरेक्टिव नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेहतरीन इंटरेक्टिव क्लास के लिए टू वे कम्युनिकेशन सबसे जरूरी होता है। ठीक है ना, यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों आपस में चर्चा करें करते हैं। ओके, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों साथ मिलकर चलते हैं, चर्चा करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एलसीडी प्रोजेक्टर? एलसीडी प्रोजेक्टर का एक प्राथमिक कार्य क्या है? आपको बताना है कि एलसीडी प्रोजेक्टर का प्राथमिक कार्य क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, डिस्प्लेइंग स्टैटिक टेक्स्ट, स्थिर पाठ प्रदर्शित करना। ऑप्शन बी, डिस्प्लेइंग एड डिस्प्लेइंग वीडियो इमेज एंड कंप्यूटर डेटा, वीडियो चित्र और कंप्यूटर डेटा प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग ऑडियो, ऑडियो को रिकॉर्ड करना। ऑप्शन डी, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों को प्रिंट करना। आपको बताना है कि एलसीडी प्रोजेक्टर का मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट आपका मेन फंक्शन नहीं होता। रिकॉर्डिंग ऑडियो, ऑडियो रिकॉर्ड करना भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। डिस्प्लेइंग स्टैटिक टेक्स्ट, स्थिर पाठ प्रदर्शित करना, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेइंग वीडियो इमेजेस एंड कंप्यूटर डेटा, वीडियो चित्र और कंप्यूटर डेटा प्रदर्शित करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन जो है एलसीडी प्रोजेक्टर का क्या होता है, एलसीडी प्रोजेक्टर जो है वो हमारा क्या है, आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस है। ये हमें आउटपुट देता है, जो भी इसमें लिखते हैं प्रोजेक्टर में, आप क्या करते हैं, चलाते हैं, लिखते हैं, जो भी व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके। ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन वीडियोस और इमेजेस को बड़े पर्दे में प्रोजेक्ट कर देता है। क्या करता है ये, जो हमारी इमेजेस है, वीडियोस है, इमेजेस है, वो बड़े पर्दे में प्रदर्शित करता करता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एलसीडी प्रोजेक्टर होता है। इससे फायदा क्या होता है क्लास में, इससे यह फायदा होता है क्लास में, क्लास की जितने भी ट्रेनीज होंगे, प्रशिक्षु होंगे, एक साथ बड़े विजुअल्स को आसानी से देख पाते हो। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, अ, अगर प्रोजेक्टर चल रहा है तो सारे ट्रेनीज मिलके उस प्रोजेक्टर में जो भी टीचर पढ़ा रहा हो तो वो अच्छे से देख पाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, हाउ डज ए डिजिटल कैमरा प्रोड्यूस इमेजेस? डिजिटल कैमरा किस तरह से तस्वीरें बनाता है, आपको बताना है कि डिजिटल कैमरा किस तरह से तस्वीरें बनाता है। ऑप्शन ए, यूजिंग केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना। ऑप्शन बी, इनकोडिंग इमेज डिजिटली, इमेजों को डिजिटल रूप से इनकोड करना। या फिर ऑप्शन सी, प्रिंटिंग फोटोग्राफ, फोटोग्राफ प्रिंट करना। या फिर ऑप्शन डी, प्रोजेक्टिंग इमेजेस ऑन स्क्रीन, इमेजों पर स्क्रीन पर इमेजों को प्रोजेक्ट करना। आपको सही आंसर बताना है क्या होगा। तो डिजिटल कैमरा जो इमेज प्रोड्यूस करता है कैसे करता है वो आपको बताना है। ओके, तो ये तो होगा नहीं आपका, प्रोजेक्टिंग इमेजेस ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर इमेजों को प्रोजेक्ट करना, आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। ओके, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, पेंटिंग फोटोग्राफ, फोटोग्राफ पेंट करना, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यूजिंग केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करना, आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनकोडिंग इमेज डिजिटली, इमेज डिजिटल रूप से एनकोड करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो जो लाइट सेंसर रहेंगे वो क्या करेंगे, कैमरे में जितने भी लाइट सेंसर होंगे कैमरे में
कैप्चर करेंगे, फिर इसको डिजिटल रूप में, फोटो के रूप में वो स्टोर कर देंगे, जो आपको फोटो दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने जमाने के कैमरों में रील या केमिकल फिल्म का इस्तेमाल होता था। आपको पता है कि जो पुराने जमाने की रील या कैम रील जो रहती थी, कैमरे में जो रील लगी रहती थी, ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें रिएक्शन का केमिकल फिल्म का इस्तेमाल होता था, केमिकल फिल्म का इस्तेमाल होता था। क्या होता था? केमिकल फिल्म का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के टाइम में नहीं होता है। ओके, आज के टाइम में हमारा केमिकल फिल्म का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हम आज के टाइम में हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरे में सेंसर होते हैं, जो लाइट को कैप्चर करते हैं, उसके आधार पे आपको फोटो देते हैं। ओके, जो सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन तस्वीरों को वाइनरी डिजिटल, क्या करते हैं, वाइनरी डिजिटल, वाइनरी या डिजिटल फॉर्मेट में इनकोड करते हो, इनकोड करते हैं, जो फिर बाद में मेमोरी में स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, जो आपकी पिक्चर होती है। सबसे पहले क्या होगी, वो बाइनरी में होगी या फिर आपका डिजिटल फॉर्मेट में होगी। ठीक है, उनको एनकोड करेंगे और बाद में मेमोरी में डिकोड कर देंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनकोडिंग इमेज डिजिटली, इमेजों को डिजिटल रूप से एनकोड करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ इवेल्युएशन इन यूजिंग मीडिया, मीडिया का उपयोग करने में मूल्यांकन की क्या भूमिका है। आपको बताना है कि मीडिया का उपयोग करने में मूल्यांकन की भूमिका क्या है। ऑप्शन ए, असेसिंग इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता का आकलन करना। ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत कम करना। या फिर ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाना। या फिर ऑप्शन डी, सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बनाना। आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी आपका नहीं होगा, सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बनाना आंसर नहीं होगा। इंक्रीज कॉस्ट, लागत बढ़ाना भी नहीं होगा आपका। रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत कम करना, ये भी गलत हो जाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, असेसिंग इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता का आकलन करना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि क्लास में किसी भी मीडिया, जैसे कि कोई वीडियो, चार्ट या पीपीटी का उपयोग करने के बाद क्या करते हैं, अंत में इवेल्युएशन या मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मूल्यांकन करने से हमें क्या पता चलता है, मूल्यांकन करने से हमें पता चलता है कि मीडिया टूल हम क्या पता चलता है कि मीडिया टूल हमने इस्तेमाल किया है, टूल हमने कैसे इस्तेमाल किया है, वह बच्चों को समझाने में कितना प्रभावी इफेक्टिव रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वह प्रभावी नहीं हो रहा है, मान के चलो अगर वह प्रभावी नहीं हो रहा है, तो हम भविष्य में अपने मीडिया टूल्स या पढ़ाने के तरीके में सुधार कर सकते हैं, जो भी टीचर करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्सेसिंग इफेक्टिवनेस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। हाउ डज एन एलसीडी प्रोजेक्टर इनहेंस क्लासरूम प्रेजेंटेशन, एलसीडी प्रोजेक्टर कक्षा में प्रस्तुतियों को कैसे बढ़ाता है। आपको बताना है एलसीडी प्रोजेक्टर क्लासरूम प्रेजेंटेशन में कक्षा में प्रस्तुतियों को कैसे बढ़ाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, वाई रिड्यूसिंग मल्टीमीडिया यूज, मल्टीमीडिया उपयोग को कम करके। ऑप्शन बी, वाई अलाउइंग कंप्यूटर स्क्रीन प्रोजेक्शन, कंप्यूटर स्क्रीन प्रक्षेपण की अनुमति देकर। ऑप्शन सी, वाई फोकसिंग ऑन टेक्स्ट बेस्ड लेसन, पाठ आधारित पाठों पर ध्यान केंद्रित करके। या ऑप्शन डी, वाई लिमिटिंग विजुअल एड, दृश्य एड को सीमित करके। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो वाई लिमिटिंग विजुअल एड ये आपका नहीं होगा, दृश्य एड को सीमित करके। वाई फोकसिंग ऑन टेक्स्ट बेस्ड लेसन, पाठ आधारित पाठों पर ध्यान केंद्रित करके, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। वाई रिड्यूसिंग मल्टीमीडिया यूज, मल्टीमीडिया उपयोगों का कम करके, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाई अलोइंग
कंप्यूटर स्क्रीन प्रोजेक्शन, कंप्यूटर स्क्रीन प्रक्षेपण को अनुमति देकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन बी। तो हम क्या करते हैं, एक टीचर के लिए जो लैपटॉप या कंप्यूटर स्लाइड बनाना बहुत आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, जो आपके टीचर्स होंगे एलसीडी प्रोजेक्टर में वो क्लासरूम प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें स्लाइड बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एलसीडी प्रोजेक्टर शिक्षक को यह सुविधा देता है कि वह अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़े पर्दे में लाइव दिखा सके, ठीक है, प्रोजेक्टर में वो आपको समझा सके। हाँ, तो ये आपका एलसीडी प्रोजेक्टर में काम होता है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन डायनेमिक हो जाता है। जो एलसीडी प्रोजेक्टर में जो प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं तो किया जाता है वो डायनेमिक हो जाता है, जो बड़े अक्षरों व तस्वीरों के कारण बच्चों का ध्यान आकर्षित करते होता है। तो बड़े स्क्रीन और प्रोजेक्टर में आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को क्या ध्यान आकर्षित होता है क्लास की ओर, अट्रैक्टिव क्लास होती है, इंटरेक्टिव क्लास होती है, हो जाती है ना, सभी ट्रेनिंग जो है पढ़ने में मन लगा रहता है एलसीडी प्रोजेक्टर का यूज करने से, चाहे वो एलसीडी प्रोजेक्टर हो चाहे डिजिटल बोर्ड हो। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाई अलाउइंग कंप्यूटर स्क्रीन प्रोजेक्शन, कंप्यूटर स्क्रीन प्रक्षेपण की अनुमति देकर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तत्व क्या है आपको बताने हैं। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम या फीडबैक। प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, माध्यम, प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी सेंडर, रिसीवर, मैसेज, टेक्नोलॉजी। प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश या तकनीक। ऑप्शन सी में दिया है सेंडर, इंस्ट्रक्टर, मीडिया, फीडबैक। प्रेषक, अनुदेशक, मीडिया, प्रतिक्रिया। या ऑप्शन डी इंस्ट्रक्टर, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, मीडिया। अनुदेशक, प्रशिक्षु, तकनीक और मीडिया। तो आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ट्रेनिंग नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा। इंस्ट्रक्टर भी नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। आपका टेक्नोलॉजी भी नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम और फीडबैक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन साइकिल में ये सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल होता है कि आपके एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं। मान के चले कम्युनिकेशन तभी माना जाता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, तब माना जाएगा जब सेंडर जो भेजने वाला है तो एक मैसेज जो जानकारी देना चाहता है उसे भेजने का मीडियम माध्यम हो। ठीक है, जैसे कि आप वायरलेस भेज रहे हैं या फिर वायर्ड भेज रहे हैं, उसे समझाने वाला रिसीवर प्राप्तकर्ता हो। है, मान के चलो कि रिसीवर ही नहीं है तो आप कैसे सेंड मैसेज को भेजेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, सबसे जरूरी बात यह होती है कि लास्ट में जो आप सेंडर है और रिसीवर जिसको आप भेज रहे हैं वो क्या है, लास्ट में वह फीडबैक दे, प्रतिक्रिया दे। अगर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो तब क्या होता है, जब तब ये जो कम्युनिकेशन साइकिल है ये अधूरी मानी जाती है। तो इसमें फीडबैक भी रिसीवर को देना चाहिए लास्ट में, नहीं तो फिर ये कम्युनिकेशन साइकिल अधूरी मानी जाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज अ की फीचर ऑफ इंटरेक्टिव मोड ऑन स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड पर इंटरेक्टिव मोड की मुख्य विशेषता क्या है, आपको बताना है कि इंटरेक्टिव मोड और मोड पर स्मार्ट बोर्ड की क्या विशेषता है, आपको इसका आंसर बताना है। लिमिटेड टू टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, टेक्स्ट आधारित सामग्री तक सीमित। ऑप्शन बी अलाउइंग रनिंग एप्लीकेशन एंड एनोटेटिंग, एप्लीकेशन चलाने और एनोटेट करने की अनुमति देता है। या ऑप्शन डी डज नॉट सपोर्ट माउस फंक्शन, माउस फंक्शन का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्टेड टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रस्तुतियों तक सीमित। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, जो इंटरेक्टिव मोड रहता है स्मार्ट बोर्ड में उसका फीचर क्या रहता है। तो ये ऑप्शन आपका
डी गलत हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीमित नहीं रहता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। डज नॉट सपोर्ट माउस फंक्शन, माउस फंक्शन का समर्थन नहीं करता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अलाउइंग रनिंग एप्लीकेशन एंड एनोटेटिंग, एप्लीकेशन चलाने और एनोटेट करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा। लिमिटेड टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, टेक्स्ट आधारित सामग्री तक सीमित। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो इंटरेक्टिव मोड रहता है आपका, वो क्या रहता है? स्मार्ट बोर्ड में चलता है इंटरेक्टिव मोड। उसमें आप क्या करते हैं, जैसे हमने एक बार बताया था एग्जाम्पल, विजुअल स्टूडियो कोड है, उसमें आप चला रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोड बता सकते हैं। है इंटरेक्टिव मोड इससे क्या करेगा? साधारण स्क्रीन से अलग और एडवांस बनाता है, जो आपकी नॉर्मल स्क्रीन रहती है उसको हम इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। इस मोड में हम क्या करते हैं? इस मोड में हम अपने स्क्रीन पर सीधे टच करते हैं, सीधे हम टच कर देंगे उसमें, किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को रन भी कर सकते हैं। कि मान के चलो आपका कंप्यूटर है, आपका इंटरेक्टिव मोड है, डिजिटल मोड है, तो आपने VS कोड खोला या फिर वर्ड एक्सेल खोला, तो उसमें हम टच कर देंगे और फिर उसमें अपने स्टाइलस से लिख भी सकते हैं। ठीक है, पीपीटी, जैसे आप लोग पीपीटी बनाते हैं, डिजिटल पेन से कुछ भी लिख सकते हैं, एनोटेट या मार्क कर सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया है कि पीपीटी बनाई, पीपीटी एप्लीकेशन खोला, जो है आपका पावर पॉइंट एप्लीकेशन खोलेंगे तो वो इंटरेक्टिव मोड होगा, तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन भी खुल जाएगा, वहां पे आप इंटरेक्टिव तरीके से अपने स्टाइलस के थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ओके, तो ये आपका इंटरेक्टिव मोड होता है। तो क्वेश्चन 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Why is technology considered as product in इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी? निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी को एक उत्पादन क्यों माना जाता है? वाई कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट इन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिकॉज इट इन्वॉल्व इक्विपमेंट यूज, क्योंकि इसमें उपकरण का उपयोग शामिल है। यहाँ पर ऑप्शन बी, बिकॉज इट हाईली मैकेनाइज्ड, क्योंकि यह अत्यधिक मशीनीकृत है। या ऑप्शन सी, बिकॉज इट अप्लाइज नॉन प्रिंसिपल, क्योंकि यह ज्ञात सिद्धांत को लागू करता है। या ऑप्शन डी, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोसेस, क्योंकि यह प्रतिक्रिया नहीं है। तो आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका डी ऑप्शन तो नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोसेस, क्योंकि यह एक प्रतिक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया है। बिकॉज इट इज हाईली मैकेनाइज्ड, क्योंकि ये अत्यधिक मशीनीकृत है। ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा। बिकॉज इट इन्वॉल्व इक्विपमेंट यूज, क्योंकि इसमें उपकरण का उपयोग शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, बिकॉज इट अप्लाइज नॉन प्रिंसिपल, क्योंकि ये ज्ञात सिद्धांत को लागू करता है। ठीक है, तो जो शैक्षणिक जो तकनीक रहती है, जो आपकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मान के चलो कि आपकी जो शैक्षणिक तकनीक है, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या दो चीजें होती हैं, दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक होता है आपका प्रोसेस, एक क्या होता है आपका प्रोसेस, जिसको हम प्रक्रिया प्रक्रिया बोलते हैं, प्रोसेस। दूसरा हमारा रहता है प्रोडक्ट, जिसको हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, जब हम पहले स्थापित और सिद्ध वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को काम में लाते हैं, तो क्या करते हैं? उसे प्रोडक्ट अप्रोच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जब हम पहले स्थापित या सिद्धांत वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को काम में लाते हैं, उसे हम प्रोडक्ट अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, यानी पहले से ज्ञात सिद्धांत, जो हमारे पहले से नॉन प्रिंसिपल्स हैं, और पहले से जो ज्ञात सिद्धांत है को लागू करके जो हार्डवेयर या टूल बनाया जाता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जो नॉन प्रिंसिपल है, जो लागू करके जो हार्डवेयर या टूल बनाया जाता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। पहले कोई नॉन प्रिंसिपल है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ एड्स इनटू लर्निंग, सहायक सामग्री के एकीकरण से सीखने में किस तरह सुधार होता है? आपको बताना है हाउ, कैसे सहायक सामग्री के एकीकरण से सीखने में किस तरह सुधार होता है। हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ एड्स इम्प्रूव लर्निंग, ये आपको बताना है। वाई इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाई रिड्यूसिंग कंटेंट, सामग्री को कम करके, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। वाई सिंप्लीफाइंग मेथड, तरीकों को सरल बनाकर, आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। वाई प्रोवाइडिंग डाइवर्स एक्सपीरियंस, विविध अनुभव प्रदान करके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कक्षा में जब हम अलग अलग टीचिंग एड्स, जो अलग अलग टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे कि चार्ट हो गए, आपके 3D मॉडल हो गए, या फिर कोई वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, वो एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे हमने पहली पार्ट 1 में पता है, सबको जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इससे छात्रों को केवल रटने के बजाय देखने, सुनने और समझने में अलग अलग अनुभव मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो वो देख भी सकते, देख के पढ़ सकते, सुन सकते, ठीक है, और समझ सकते, वो रटने के बजाय, ठीक है। तो यह विविध अनुभव, जो डाइवर्स एक्सपीरियंस है, हर तरह के छात्र की मानसिकता जो रहती है, क्षमता के अनुकूल होता है और टॉपिक को पक्का कर देता है। जैसे कि हम कोई स्टूडेंट है वो देखने में जल्दी समझ जाता है, कोई स्टूडेंट है वो सुनकर जल्दी समझता है, तो क्या डाइवर्स एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट रहेगा सभी चीजों से, सभी जो है आपके टीचिंग एड्स है, जो आपकी मीडिया है, उनका यूज करेंगे आप लोग, तो वो क्या करेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, आपको बताना है। हाउ डज मोबाइल हाउ डज मोबाइल लर्निंग सपोर्ट दी लर्निंग प्रोसेस, मोबाइल लर्निंग सीखने की प्रक्रिया का समर्थन कैसे करती है? आपको बताना है कि मोबाइल लर्निंग कैसे सपोर्ट करती है लर्निंग प्रोसेस में। आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए, वाई डाइवर्सिफाइंग लर्निंग एक्टिविटीज, शिक्षण गतिविधियों में विविधता लाकर, या ऑप्शन बी, वाई इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, लागत बढ़ाकर ये ऑप्शन आपका ग्रो हो जाएगा। ऑप्शन सी, वाई रिड्यूसिंग टीचर रोल, शिक्षक की भूमिका कम करके, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। वाई एलिमिनेटिंग क्लासरूम लर्निंग, कक्षा में शिक्षण को समाप्त करके, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपकी लर्निंग, मोबाइल लर्निंग में सपोर्ट कैसे करेगा लर्निंग प्रोसेस में? वाई डाइवर्सिफाइंग लर्निंग एक्टिविटीज करके, शिक्षण गतिविधियों में विविधता लाकर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है, मोबाइल लर्निंग, जिसको हम एम लर्निंग भी बोलते हैं, अगर एम लर्निंग लिखा हो तो वो आपका मोबाइल लर्निंग होगा। मोबाइल लर्निंग में क्या होगा, छात्रों को क्लासरूम की जो सीमाओं से आजाद करती है। अगर मोबाइल दे दिया जाता है, आप लोग सीटीआई कर रहे होंगे, उसमें भी पाबंदी होगी कि सीटीआई में मोबाइल नहीं चलाना है, क्लासरूम में मोबाइल नहीं चलाना, अलाउ नहीं करना है। लेकिन आप लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग मान के चलो कंप्यूटर के स्टूडेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, CSNM है, AI है, ये सब ट्रेडों में क्या मोबाइल का यूज करेंगे ज्यादातर। क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन बनाना है और लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, तो आप मोबाइल के थ्रू बना लेंगे। तो आपको मोबाइल का यूज करना चाहिए क्लासरूम में, जो आपकी ट्रेड्स है। तो ये आप क्या करेंगे, क्लासरूम की जो भी सीमाएं रहेंगी उनको आजाद करते हैं, जो आपकी मोबाइल लर्निंग है। इससे छात्र क्या करते हैं, इसके साथ एक ही जगह बैठकर मोबाइल का यूज करके ऑनलाइन क्विज दे सकते हैं। मोबाइल से क्या कर सकते हैं, एक पे आप क्लास में बैठ जाए, क्विज दे देंगे, वीडियो देख सकते हैं, PDF या नोट्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपके RD सर आ गए या फिर आपके प्रिंसिपल सर आ गए, तो क्या करते हैं, मोबाइल में कुछ देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, है, तो आप लोग बोल लेंगे कि चाहे आप गेम खेल रहे हो या फिर यूट्यूब में पिक्चर देख रहे होंगे, तो बोल लेंगे कि हम तो PDF नोट्स पढ़ रहे थे, हैं, या फिर हम तो ऑनलाइन क्विज दे रहे थे, जो सर ने हमें अलॉट किए हैं।
तो वो आप बहाना बना देते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल लर्निंग करनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। क्लास में गेम खेल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ठीक है, तो और जो आपकी मोबाइल लर्निंग है वो क्या करेंगे क्लासरूम में, डाइवर्सिफाइंग एक्टिविटीज, छात्र को अपनी गति से सीखने में मदद करती है। अगर जैसा छात्र चाह रहा है, जिस प्रकार से पढ़ना चाह रहा है, वो डाइवर्सिफाइंग लर्निंग कर पाएगा। डाइवर्सिफाइंग एक्टिविटीज करके अपना मोबाइल में वीडियो देखकर, गाने, वो ऑडियो बुक जो पढ़कर, ठीक है, इन सब का यूज करके वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, व्हाट इज अ की फीचर ऑफ एन एलसीडी प्रोजेक्टर दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर की एक प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे अन्य प्रोजेक्टरों से अलग करती है। आपको बतानी है कि एलसीडी जो प्रोजेक्टर रहता है उसकी विशेषता क्या है जो अलग जो प्रोजेक्टर रहते हैं उससे भिन्न करती है। आपको इसका आंसर बताना है। वाई यूज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके, या ऑप्शन बी यूजेस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक का उपयोग करके, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट स्टैटिक टेस्ट ओनली, केवल स्थिर पार्ट प्रोजेक्ट करें, या ऑप्शन डी कैन नॉट बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर डी नहीं होगा, कैन नॉट बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट स्टैटिक टेक्स्ट ओनली, केवल स्थिर पार्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। यूज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करें, ये भी आपका क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यूजेस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक का उपयोग करें, इसका आंसर हो जाता है। जो भी एलसीडी प्रोजेक्टर रहता है इसका की फीचर रहता है। तो एलसीडी जो प्रोजेक्टर है, एलसीडी का फुल बेसिकली क्या होता है, इसका नाम जो इसी में छुपा रहता है, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको हमको आप क्या बोलते हैं, कई बार हमने बताया ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो आपकी तकनीक है, ठीक है, इसके जरिए प्रकाश को कंट्रोल करके बहुत ही शार्प और रंगीन तस्वीर बनाई जाती है। जो एलसीडी प्रोजेक्टर है इसमें क्या किया जाता है, प्रकाश जो रहता है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रकाश को कंट्रोल किया जाता है, इसके बाद शार्प और रंगीन तस्वीर बनाता है, फिर आपको एलसीडी प्रोजेक्टर आपको शो करता है। ये आधुनिक डिस्प्ले, जो आधुनिक डिस्प्ले इसे पुराने भारी कैथोड रे ट्यूब, जो कैसे सीआरटी ट्यूब रहते थे, कैथोड रे ट्यूब रहते थे, या अन्य पारंपरिक प्रोजेक्टर रहते हैं उनसे ये अलग करता है, भिन्न करता है। ठीक है, जो आपका एलसीडी प्रोजेक्टर रहता है वो इन सब प्रोजेक्टरों से अलग करता है। जो पहले चलते थे सीआरटी प्रोजेक्टर, कैथोड रे ट्यूब, इन सब से अलग करता है, क्योंकि इसमें जो क्या आधुनिक डिस्प्ले तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर दें। वाई शुड इंस्ट्रक्शनल मीडिया फिट ट्रेनिंग लर्निंग स्टाइल, आपको बताना है कि निर्देशात्मक मीडिया को प्रशिक्षु सीखने की शैलियों के लिए अनुकूल क्यों होना चाहिए, ये आपको बताना है। वाई शुड इंस्ट्रक्शनल मीडिया फिट ट्रेनिंग लर्निंग स्टाइल, निर्देशात्मक मीडिया को प्रशिक्षु सीखने की शैलियों के अनुकूल क्यों होना चाहिए, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए टू फॉलो ट्रेंड, रुझानों का पालन करने के लिए, या ऑप्शन बी टू रिड्यूस प्रिपरेशन टाइम, तैयारी के समय को कम करने के लिए, या ऑप्शन सी टू एनहेंस लर्निंग इफेक्टिवनेस, सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी टू इंक्रीज कॉस्ट, लागत बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका नहीं होगा, टू इंक्रीज कॉस्ट, लागत बढ़ाने के लिए आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, टू रिड्यूस प्रिपरेशन टाइम,
तैयारी के समय को कम करने के लिए। ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, टू फॉलो ट्रेंड्स, रुझानों का पालन करने के लिए, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टू एनहेंस लर्निंग इफेक्टिवनेस, सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू एनहेंस लर्निंग इफेक्टिवनेस, सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए। क्लास में, जैसे कि क्लास में हर प्रशिक्षु का सीखने का स्टाइल अलग होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि क्लास में हर एक ट्रेनीज रहता है और जो ट्रेनीज है उसका सीखने का स्टाइल आपका अलग होता है। कोई देखकर जल्दी सीखता है, कोई सुनकर जल्दी सीखता है, कोई अपनी किताबों पढ़कर जल्दी सीखता है, तो सबका अलग अलग स्टाइल होता है। जो हमारे मीडिया टूल्स है, जैसे कि हमने बताए थे कि आपका जो वीडियो है, चार्ट है, छात्र को इसी पसंद या स्टाइल मैचिंग होता है, वो इससे जल्दी कैच करेंगे। जैसे कि जो भी छात्र हैं, जिनको चार्ट से सीख रहा है या फिर वीडियो से सीख रहा है, जो भी उनका पसंदीदा होगा वो उससे सीखेगा और जल्दी प्रभावी ढंग से वो अपनी सीख पाएगा। सरल शब्दों में भी यूं कहें तो मान के चलो, छात्रों के स्टाइल के हिसाब से पढ़ाने पर हमारी टीचिंग की प्रभावशीलता, जो लर्निंग इफेक्टिवनेस है, कई गुना बढ़ जाती है। कि जैसा स्टूडेंट चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर वो चाह रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई हो, वो चाह रहे हैं कि प्रोजेक्टर का इस्तेमाल हो, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि मॉडल्स के थ्रू सर जो भी प्रैक्टिकल की तरह मॉडल लेके आए, दिखाएं, तब वैसे समझे डेमोन्स्ट्रेशन करके। तो छात्रों की रुचि को देखकर टीचर पढ़ाता है और समझाता समझाता है कि लर्निंग इफेक्टिवनेस इफेक्टिव वे में हो पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द की फीचर ऑफ अ स्मार्ट बोर्ड? स्मार्ट बोर्ड की मुख्य विशेषता क्या है, आपको बतानी है। कि स्मार्ट बोर्ड की मुख्य विशेषता क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। लिमिटेड टू वन ऑपरेशनल मोड, यह परिचालन मोड तक सीमित। या ऑप्शन बी, रिक्वायर्स अ कंप्यूटर एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, ओनली यूजेस ओनली वन कलर, केवल एक रंग का उपयोग करता है। ऑप्शन डी, डज नॉट सपोर्ट इंटरेक्टिव फंक्शन, इंटरेक्टिव फंक्शन का समर्थन नहीं करता। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यूजेस ओनली वन कलर, केवल एक रंग का उपयोग करता है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। लिमिटेड टू वन ऑपरेशनल मोड, एक परिचालन मोड तक सीमित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रिक्वायर्स अ कंप्यूटर एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। जो आपका की फीचर क्या रहता है, मुख्य विशेषता यही तो रहती है जो आपकी स्मार्ट बोर्ड की होती है। आप लोग समझते हैं कि स्मार्ट बोर्ड एक अकेली मशीन है, ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट बोर्ड कोई अकेली मशीन नहीं होती है, यह एक पूरा सिस्टम या सेटअप होता है। आप लोग जानते हैं ये कोई मशीन नहीं है, ये पूरा सिस्टम है, पूरा सेटअप है। इसे चालू करने के लिए हमें डेटा को प्रोसेस करने हेतु एक कंप्यूटर चाहिए। आप लोगों को पता है, इसको प्रोसेस करने के लिए, स्मार्ट बोर्ड को प्रोसेस करने के लिए क्या एक हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर को ऑन करना पड़ता है, तभी ये डिजिटल बोर्ड चलता है। अगर ये ऐसे ही चलेगा तो उसमें जो भी इंटरनेट एक्सेस करेंगे उसके थ्रू भी हम इसे चला सकते हैं। ठीक है, वो डिजिटल बोर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें हमें कंप्यूटर चाहिए होता है। उस डेटा को बोर्ड पर दिखाने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर चाहिए। उस डेटा को आपको दिखाने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी चाहिए, जो स्मार्ट बोर्ड रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। स्मार्ट बोर्ड पहले आते थे कि आपको कंप्यूटर का यूज करके वो वहाँ पे डेटा शो करना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। उसमें अगर आप कंप्यूटर कनेक्ट नहीं भी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप एप्लीकेशन मिल जाएंगे, टूल्स ऐसे मीडिया मिल जाएंगे, वहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं इंटरनेट का एक्सेस करके। ठीक है, आपको जैसे कीबोर्ड, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर बोर्ड एक साथ जोड़ते हैं तो इन टच सेंसिटिव स्मार्ट बोर्ड की तरह काम कर पाता है। जैसे उसमें प्रोजेक्टर भी रहता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं,
वह टच सेंसिटिव स्मार्ट बोर्ड की तरह काम भी कर पाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। वाई इज लिसनिंग स्किल इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन? संचार में सुनने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बताना है कि संचार में जो कम्युनिकेशन करते हैं, सुनने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। इंक्रीज लेक्चर ड्यूरेशन, व्याख्यान अवधि बढ़ाता है। इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, समझ सुनिश्चित करता है। या ऑप्शन सी रिड्यूस इंटरेक्शन, बातचीत कम करता है। ऑप्शन डी सिंप्लीफाइज कंटेंट, सामग्री को सरल बनाता है। तो आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सिंप्लीफाइज कंटेंट नहीं करता है, सामग्री को सरल नहीं बनाता है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। रिड्यूस इंटरेक्शन, बातचीत कम करता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए इंक्रीजेस लेक्चर ड्यूरेशन, व्याख्यान अवधि बढ़ाता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग, यह समझ सुनिश्चित करता है। आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन बेटर कैसे हो पाएगा, जब आप अच्छे से सुनेंगे। अगर सुनेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे जो आपका जो सेंडर कुछ बताना चाह रहा होगा। अगर आप अच्छे से नहीं सुनेंगे तो वो आप समझ भी नहीं पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फीडबैक भी नहीं दे पाएंगे। मान के चलो सेंडर है, आपको कुछ समझा रहा है, आप सुन ही नहीं रहे, बाद में उसने फीडबैक पूछा तो आप क्या जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने उसे सुना ही नहीं है। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए केवल अच्छा बोलना ही नहीं बल्कि अच्छा सुनना भी जरूरी होता है। एक अच्छा आपको कम्युनिकेटर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा बोलना ही नहीं, अच्छा सुनना भी पड़ेगा। जब आप सामने वालों की बात को बिना किसी भटकाव के ध्यान से सुनते हो, मान के चलो जब आप किसी सामने वालों की बात कोई बोल रहा है उसको आप ध्यान से सुनते हैं, तभी आप क्या कर पाएंगे? उसके सही अर्थ को समझ पाते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि सेंडर क्या कहना चाहता है। यानी बेहतर लिसनिंग स्किल सीधे तौर पर आपकी समझ जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस पर सुनिश्चित करती है। अगर अच्छे से आप सुन पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाउ डू मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सपोर्ट टीचिंग? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर शिक्षण में किस तरह सहायक सहायक होते हैं? आपको बताना है कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो होते हैं वो कैसे सपोर्ट करते हैं टीचिंग में, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वाई प्रोजेक्टिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस, टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करके। ऑप्शन बी वाई रिड्यूसिंग, बातचीत कम करके। या ऑप्शन सी इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर। ऑप्शन डी वाई सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बनाकर। ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी आपका नहीं होगा, वाई सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बनाकर आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर भी नहीं होगा। ऑप्शन डी रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत कम करके। अगर हम बातचीत ही कम कर देंगे तो कैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सपोर्ट करेगा आपको टीचिंग में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाई प्रोवाइडिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस, टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीमीडिया शब्द का मतलब ही है कि क्या मतलब है, जो मल्टीमीडिया यहाँ पे शब्द पूछा है, मल्टीमीडिया शब्द का मतलब ही होता है कि आप उसमें टेक्स्ट लिखें, ठीक है, ऑडियो लगाएं, वीडियो लगाएं, इमेजेस लगाएं, इन सबका टेक्स्ट लगाएं, इन सबको इस्तेमाल करें तभी वो मल्टीमीडिया कहलाएगा। प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इमेजेस हो गया आपका, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गई और एनिमेशन हो गए, इन सब का यूज करेंगे तो वो मल्टीमीडिया कहलाएगा। प्रोजेक्टर इन सभी मीडिया फाइल, टेक्स्ट और इमेज को एक बड़े आकार में दीवार या स्क्रीन पर दिखाता है। जो आपका प्रोजेक्टर होता है इन सब का यूज करेंगे, आप प्रेजेंटेशन करेंगे, पीपीटी बनाएंगे तो क्या करेगा? ये बड़े आकार में दीवार में बड़े आकार की जो दीवार रहती है वो स्क्रीन पर दिखाता है, जो आपकी प्रोजेक्टर की स्क्रीन रहती है। इससे क्या होता है? इससे
शिक्षक के लिए पूरी क्लास को एक साथ ग्राफिक्स या बड़े पैमाने पर पैराग्राफ समझाया जाता है। ठीक है, जो आपकी क्लास होती है उसमें क्या करते हैं शिक्षक, बड़े पैमाने पर प्रोजेक्टर की मदद से पूरी क्लास को ग्राफिक्स या बड़े पैराग्राफ में समझाना बहुत सुविधाजनक हो जाता है आपके टीचर को, आपकी क्लास को। ठीक है, तो ये शिक्षक के लिए ही हेल्पफुल रहता है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी, बाय रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत कम करके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर इन इवेल्युएशन फेज, मूल्यांकन चरण में अनुदेशक की भूमिका क्या है, आपको बताना है कि आप क्या रोल रहता है इंस्ट्रक्टर का इन द इवेल्युएशन फेज, मूल्यांकन चरण में अनुदेशक की भूमिका क्या होती है, ये आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत में वृद्धि, ये आपका गलत हो जाएगा। वैलिडेटिंग इंस्ट्रक्शन, निर्देश को मान, रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत कम करके, ये भी गलत हो जाएगा। क्रिएटिंग कंटेंट, ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, वैलिडेटिंग इंस्ट्रक्शन, निर्देश को मान करके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देश को मान करके भी, क्योंकि जो आपका इंस्ट्रक्टर रहता है उसका एवेल्यूएशन फेज में इसका रोल ही रहता है कि चीजों को, इंस्ट्रक्शंस को वैलिडेट करना, निर्देश को मान करना। ठीक है, जैसे कि जब कोई टॉपिक पूरा हो जाता है, जैसे क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, टॉपिक लेके आएंगे कि आज हमें पढ़ाना क्या, वो क्या टॉपिक जब पूरा हो जाता है तो अंत में क्या करते हैं, टेस्ट या असाइनमेंट का दौर आता है। आता है कि नहीं, ये क्लास में टेस्ट देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, जिसे एवेल्युएशन कहते हैं कि आज आपका जो टीचर ने आपको पढ़ाया है, टॉपिक करवाया है, तो वो कैसे हेल्पफुल होगा, उसको एवेल्युएट भी तो करेगा टीचर। ऐसा तो नहीं कि क्लास में आज कुछ टॉपिक पढ़ा है, लास्ट में ना समझी बताएगा ना वैल्यूएशन करेगा, है तो वो नहीं होता। उसमें असाइनमेंट देंगे, आपको टेस्ट देंगे। ठीक है, तो वो एवेल्युएशन कहते हैं। यहाँ पे अनुदेशक क्या करता है, चेक करता है कि जो उसने पढ़ाया है क्या बच्चे वही सीखा है, जो अनुदेशक ने पढ़ाया है क्या बच्चों ने वही सीखा है। कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे अनुदेशक आपको पढ़ाने आए हैं, आप अनुदेशक को सुन रहे थे, केवल सुन ही रहे थे लेकिन एक्टिव नहीं थे, तो अनुदेशक यही जांच करेगा कि बच्चों ने आज वही सीखा है जो हमने पढ़ाया है कि नहीं। ठीक है, मान के चलो कि परिणाम अच्छे आते हैं, जो सर ने टेस्ट लिए, आपके इंस्ट्रक्टर होंगे, टीचर्स होंगे, परिणाम अच्छे आते हैं तो वह बात सिद्ध हो जाती है शिक्षक का निर्देश सही था। जो शिक्षक है वो निर्देश देना चाह रहे थे, टॉपिक पढ़ाना चाह रहे थे, वो सही ढंग से पढ़ाया उन्होंने, यानी अपने निर्देश को वैलिडेट करता है कि आज मैंने अच्छे से पढ़ाया है और वैलिडेट किया है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, वैलिडेटिंग इंस्ट्रक्शन। इसका उत्तर हो जाएगा निर्देश को मान्य करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग साउंड फिल्म टीचिंग, शिक्षण में ध्वनि फिल्मों का उपयोग करने का लाभ क्या है, आपको बताना है शिक्षण में ध्वनि फिल्मों का उपयोग करने का लाभ क्या है। 18 का आंसर आपको बताना है। एनहेंसिव एंगेजमेंट, जुड़ाव बढ़ता है, या ऑप्शन बी रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करता है। सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बनाता है। या ऑप्शन डी इंक्रीजेस लेक्चर ड्यूरेशन, व्याख्यान अवधि बढ़ाता है। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, व्याख्यान अवधि नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, सिंप्लीफाइज कंटेंट, सामग्री को सरल भी नहीं बनाता। ऑप्शन बी रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एनहेंस एंगेजमेंट, जुड़ाव बढ़ाता है। जैसे कि साउंड फिल्म जो रहती हैं, साउंड फिल्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ आप लोग, जो साउंड फिल्म रहती हैं, साउंड फिल्म, ये इनका मतलब होता क्या है, ये ऐसे साउंड फिल्म का मतलब ऐसी शॉर्ट मूवी या वीडियो होता है जिसमें विजुअल के साथ साथ आवाज भी होती है, उसे हम साउंड फिल्म बोलते हैं। जैसे कोई वीडियो है, उसमें कोई लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो के थ्रू है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसमें साउंड नहीं है तो वो इफेक्टिव वे में
आप देख पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि वो वीडियो में बताना क्या चाह रहा है। केवल हैंड गेस्चर से आप नहीं समझ पाएंगे। अगर उसमें साउंड फिल्म होगी, साउंड होगा, तब आप प्रभावी ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है। जब छात्र स्क्रीन पर चलते हुए दृश्य को आवाज के साथ देखते हैं तो उनकी आंखें और कान दोनों एक साथ व्यस्त हो जाते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं। कोई वीडियो है, कोई वीडियो में इसके साउंड भी है और दृश्य भी है, विजुअल्स भी कर रहा है तो स्टूडेंट, और साउंड भी सुन रहा है, तो वो क्या होगा, अच्छे से वो वीडियो को समझ पाएगा, जो भी लेक्चर दिया गया होगा तो उसको समझ पाएगा। यह दोहरा यह दोहरा जुड़ाव क्लास में होने वाली बोरियत को दूर करता है कि नहीं। कि मान के चलो वीडियो के थ्रू आप सुन रहे हैं तो क्या करेंगे, आप अच्छे जो बोर हो रहे होंगे, जो आपके टीचर लेक्चर ले रहे होंगे, तो उसको बोरियत से दूर हो जाएंगे अगर आप वीडियो देखें, वीडियो के थ्रू लर्निंग करेंगे। छात्रों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, एंगेजमेंट बढ़ जाएगी, है तो उसको बनाए रखता है। जो आपके लेक्चर्स होते हैं हर टाइप के, जो भी मीडिया है, इन सभी मीडिया टूल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि क्लास अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द की यूज ऑफ अ डिजिटल कैमरा एजुकेशन। शिक्षा में डिजिटल कैमरे का मुख्य उपयोग क्या है, आपको बताना है। शिक्षा में डिजिटल कैमरे का मुख्य उपयोग क्या है। की यूज ऑफ डिजिटल कैमरा एजुकेशन, आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए, स्टोरिंग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, मुद्रित दस्तावेजों को संग्रहित करना। ऑप्शन बी, प्रोड्यूसिंग डिजिटल इमेज को डिस्प्ले प्रदर्शन के लिए डिजिटल चित्र बनाना। या ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग ऑडियो लेक्चर, ऑडियो व्याख्यान रिकॉर्ड करना। ऑप्शन डी, प्रिंटिंग टेक्स्ट स्लाइड प्रिंट करना। आपको इसका आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, प्रिंटिंग टेक्स्ट स्लाइड प्रिंट करना आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग ऑडियो लेक्चर, ऑडियो व्याख्यान रिकॉर्ड करना भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। डिजिटल कैमरा में ये यूज नहीं रहता, जो की फीचर है ये नहीं रहता है एजुकेशन में। ठीक है। ऑप्शन ए, स्टोरिंग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, मुद्रित दस्तावेजों को संग्रहित करना, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग डिजिटल इमेजेस फॉर डिस्प्ले, प्रदर्शन के लिए डिजिटल चित्र बनाना। डिजिटल कैमरे का यूज क्या रहता है, यही तो मेन यूज रहता है कि जो भी डिजिटल कैमरा से हम इमेजेस कैप्चर करते हैं और बाद में वो चिपका दी जाते हैं, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती है, उसमें हम चिपका देते हैं इमेजेस निकलवा के, प्रिंट निकलवा के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द इंटरनेट इन एजुकेशन। शिक्षा में इंटरनेट का प्राथमिक उपयोग क्या है, आपको बताना है कि प्राइमरी यूज क्या है इंटरनेट का इन एजुकेशन में। आपको इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। सोशल नेटवर्किंग, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल रिसोर्स एंड कम्युनिकेशन, शैक्षणिक संसाधन और संचार प्रदान करना। या फिर ऑप्शन सी, लिमिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच को सीमित करना। ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, छात्रों के साथ बातचीत को कम करना। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच को सीमित करना, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए, सोशल नेटवर्किंग का ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिसोर्स एंड कम्युनिकेशन, शैक्षणिक संसाधन और संचार प्रदान करना
आपका यूज रहता है इंटरनेट का। इंटरनेट का बेसिकली यूज यही तो रहता है, इंटरनेट से हम कुछ भी चीजें खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है कि नहीं। इंटरनेट से हम वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू कुछ भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका प्राथमिक काम छात्र को अंततः स्टडी मटेरियल, बुक्स और रिसर्च पेपर रिसोर्स उपलब्ध कराना होता है। ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट की मदद से ये आप अलग इलीगल कुछ काम कर रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, वो चीजें नहीं होगा। जो इंटरनेट में एजुकेशन में इंटरनेट का महत्व क्या है कि आप अपना जो मटेरियल से एजुकेशन रिलेटेड वही देखेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जैसे कि ईमेल हो गया, ईमेल, ऑनलाइन क्लास जैसे माध्यमों में भी देश विदेशों से टीचर से कम्युनिकेशन करना बेहद आसान हो गया है इंटरनेट की मदद से। और क्या हो गया, जैसे आपको कम्युनिकेट करना है, कोई प्रोफेसर विदेश में है, वो आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो कम्युनिकेशन क्या अच्छे से हो जाएगा इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट ही नहीं होगा तो कैसे कर कॉल कर पाएंगे, जूम मीटिंग नहीं ले पाएंगे। तो एजुकेशन पर्पज में इसका यूज बहुत है इंटरनेट का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 21 क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं आया, ठीक है कोई नहीं। वो रिपीटेड ही क्वेश्चन था जो हमने पार्ट 1 में कराए थे, वही रिपीटेड क्वेश्चन जो पार्ट 1 में कराए थे, तो वो भी हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, 21 भी कर दिया हमने पार्ट 1 में। ठीक है, तो इसमें 22 देखते हैं, 22 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया, निर्देशात्मक मीडिया की प्राथमिक भूमिका क्या है, आपको बताना है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया का प्राइमरी रोल होता क्या है। इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाना, ये ऑप्शन नहीं होगा। रिड्यूसिंग टीचर वर्कलोड, शिक्षक का कार्यभार कम करना, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ये और ऑप्शन पढ़ते हैं। एनहेंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के अनुभव को बढ़ाना, या सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बना, ये भी नहीं होगा। रिड्यूसिंग टीचर वर्क होने, ये नेगेटिव, ये ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षण का कारोबार कम करना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एनहेंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के अनुभव को बढ़ाना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है। क्योंकि जो निर्देशात्मक मीडिया होती है वो उनका रोल ही रहता है रिड्यूसिंग, वो उनका रोल क्या रहता है, एनहेंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के अनुभव को बढ़ाता है। निर्देशात्मक मीडिया क्या होते हैं, जैसे कि हमने बताया था, जैसे चार्ट्स हो गए, ग्राफिक्स हो गए, या वीडियो हो गए हैं, कभी भी टीचर की जगह नहीं ले सकते हैं। जो जितने भी निर्देशात्मक मीडिया है, मीडिया एक टूल्स है, आपको पढ़ाने के जरिए है, लेकिन जो टीचर है उनकी कभी भी जो है जगह नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये टीचर के मददगार होते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया टूल्स है, जो टीचर इनका यूज करते हैं और हेल्पफुल तरीके से इफेक्टिव वे में पढ़ा पाते हैं अपनी जो क्लास होती है। इनका असली रोल यह होता है कि किताबों में लिखी सूखी थ्योरी को एक जीवंत रूप से दिखा दिखा दिया जा सके। जो आपको किताबों में पढ़ते हैं, किताबों में क्या पूरी टेक्स्ट बेस्ड तो रहती है, तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया का काम क्या रहता है, इसे अच्छे से ग्राफिक्स के थ्रू है, इसमें वीडियो के थ्रू, पिक्चर के थ्रू इसका यूज किया जाए और एक क्लास इफेक्टिव बने, अट्रैक्टिव बने। ठीक है, तो इनका काम रहता है इंस्ट्रक्शनल मीडिया का। जब पढ़ाई में मीडिया जुड़ता है तो आप क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं। छात्रों का सीखने का पूरा अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत समृद्ध और मजेदार हो जाता है हो जाता है ना, अच्छे से पढ़ पाते हैं समृद्ध तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच स्ट्रेटेजी इज सूटेबल फॉर एक्टिव लर्निंग पार्टिसिपेशन, सक्रिय शिक्षार्थी भागीदारी के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त है, आपको बताना है। विच स्ट्रेटेजी इज सूटेबल फॉर एक्टिव लर्निंग पार्टिसिपेशन, तो इसका आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि नहीं होगा आपका। ट्यूटोरियल मेथड, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेसन मेथड,
ऑप्शन डी ही आपका गलत हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन से क्या होगा, आपकी जो लर्निंग पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव रहेगा। ग्रुप डिस्कशन से हम चीजें अच्छे से सीख पाते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका लेक्चर मेथड है, यहाँ पे व्याख्यान विधि दिया है। लेक्चर मेथड में क्या होता है, सिर्फ टीचर बोलता है, जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं वो बोलते हैं, और बच्चे क्या होते हैं, चुपचाप सुनते हैं। ठीक है, बच्चे चुपचाप सुनते हैं, जिसे पैसिव लर्निंग भी बोलते हैं। जो लेक्चर मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव लर्निंग बोलते हैं, जिसमें टीचर बोलता है और स्टूडेंट केवल सुनता है। ठीक है, लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, छात्र जो रहता है अपना दिमाग दौड़ाना पड़ता है और बोलना पड़ता है। छात्र अपना दिमाग दौड़ाते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, यहाँ पे एक पर्सन होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो ग्रुप डिस्कशन करेंगे और एक्टिव फीडबैक भी मिल जाता है इसमें, जो ग्रुप डिस्कशन होता है। यही कारण है छात्रों की एक्टिव भागीदारी, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए ग्रुप डिस्कशन सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि एक्टिव सुनते हैं और एक्टिव फीडबैक भी देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, 24 का क्या आंसर होने वाला है। व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। सीखने में मोबाइल तकनीक का उपयोग करने के क्या लाभ है, आपको बताना है। क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, सीखने में मोबाइल तकनीक का उपयोग करने के लाभ क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन बी, एक्सपेंसिव कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, महंगा जटिल या सीमित, ये आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। हैवी कॉम्प्लेक्स रेस्ट्रिक्टेड, भारी जटिल प्रतिबंधित, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आउटडेटेड एक्सपेंसिव इनएक्सेसिबल, पुराना महंगा और दुर्गम, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये क्या होगा, जो आपका बेनिफिट क्या रहेगा मोबाइल टेक्नोलॉजी का लर्निंग में, लाइट वेट, वर्सेटाइल, एक्सेसिबल, हल्का रहता है, बहुमुखी रहता है और सुलभ रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल लर्निंग से हम मोबाइल टेक्नोलॉजी जब से आई है तो लर्निंग इफेक्टिव वे में होने लगी है। जैसे हम मोबाइल को क्या करते हैं, मोबाइल को हम जेब में या बैग में कहीं भी ले जा सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट रहता है, तो हम पोर्टेबल रहता है, लाइट वेट होता है, कहीं पे भी हम ले जा सकते हैं। यह क्या रहता है, वर्सेटाइल रहता है, बहुमुखी रहता है। क्या रहता है ये, वर्सेटाइल रहता है, बहुमुखी होता है, क्योंकि एक ही फोन में कैलकुलेटर भी होता है, इंटरनेट भी होता है, पीडीएफ भी रहता है और वीडियो प्लेयर सब होता है, वर्सेटाइल रहता है। अगर हम इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं और हम म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं तो एक साथ साइमल्टेनियसली हम वो काम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं और हम कुछ एक्सेस भी कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट, गाना भी सुन सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुमुखी है, आपका वर्सेटाइल है। ठीक है, एक्सेसिबल रहता है। हमारा जो मोबाइल है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि 24 घंटे हमारे पास होता है, इससे जानकारी तुरंत सुलभ एक्सेसिबल हो जाती है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग कहीं जाते होंगे तो आप मोबाइल नहीं भूलते हैं, अपना मोबाइल अपने साथ लेके जाते हैं, बाकी कुछ भी भूल जाए, ठीक है, लेकिन आप अपना मोबाइल नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेसिबल भी अच्छा होता है, पोर्टेबल है और एक्सेसिबल भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, 25 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो हमारा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है उसका यूनिट नंबर 9 का पार्ट 2, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी हम कर लेते हैं। वाई इज इट एसेंशियल टू इंटीग्रेट वेरियस मीडिया इन टीचिंग, शिक्षण में विभिन्न मीडिया को एकीकृत करना क्यों आवश्यक है, आपको बताना है कि इंटीग्रेट करना मीडिया क्यों आवश्यक है, क्योंकि क्लास को इफेक्टिव वे में पढ़ा सके, इफेक्टिव क्लास हो सके, एंगेज क्लास बन सके, अच्छे से बच्चे समझ सके, हैं, तो इसलिए इंटीग्रेट मीडिया करते हैं कि कोई बच्चा रहता है कि कोई सुनकर सीखता है, कोई देखकर सीखता है, कोई अपनी किताबें पढ़कर सीखता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। टू इंक्रीज लेक्चर ड्यूरेशन, व्याख्यान अवधि को बढ़ाना, ये आपका गलत हो जाएगा। टू प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस, विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करना, ये
ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टू रिड्यूस प्रिपरेशन टाइम, तैयारी के समय को कम करना, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। टू सिंप्लीफाई टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों को सरल बनाना, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस, विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करना है। हम क्या स्टूडेंट क्या रहते हैं? डाइवर्स लर्निंग करते हैं, हर तरीके से सीखते हैं, जैसे जैसे पसंद होता है। हर क्लास में अलग अलग आईक्यू और अलग अलग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं। किसी का बैकग्राउंड अच्छा होता है, फैमिली बैकग्राउंड, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है। तो जिसका फैमिली बैकग्राउंड पहले से अच्छा है तो वो ऐसा माना जाता है इनको, वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें समझ ज्यादा होती है। और हर आईक्यू वाले स्टूडेंट भी होते हैं, ठीक है। तो उनको समझाना कैसे वो टीचर का काम रहता है। अगर हम सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, हैं, एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो कुछ बच्चे पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अलग अलग मीडिया को मिक्स करना भी जरूरी होता है। एक तरीके से आपको नहीं पढ़ाना है, अलग अलग मीडिया टूल्स का यूज करना है कि हर बच्चे को समान अधिकार मिल सके, समान अवसर मिल सके, पढ़ाने का तरीका सेम हो, पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो, सॉरी सेम नहीं, अलग अलग होना चाहिए, एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। विभिन्न मीडिया को जोड़ने से बच्चे को अपनी पसंद और गति के अनुसार बेहतरीन विविध शिक्षण अनुभव एक्सपीरियंस मिलता है, डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, तो आज हमने 25 क्वेश्चन पार्ट 2 बचा हुआ था हमारा यूनिट 9 का, तो उसको हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका एग्जाम है CITES फाइनल एग्जाम, उसके लिए हेल्पफुल हो तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जो आपका CITES का ग्रुप चैनल बना होगा उसे आप शेयर करेंगे, ठीक, क्योंकि ये जो लेक्चर कराए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री कराए जा रहे हैं, कोई इसमें पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, जो हमारी टारगेट सीरीज है, ठीक है। तो इसको आपको पूरा वॉच कर लेना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो 2x की स्पीड में देख लेना है, लेकिन आपको क्या करना है? सारे लेक्चर देखने हैं, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो, चाहे आपका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी हो, TM हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, सारे लेक्चर तो देख के जाना है। आपको खुद तो पढ़ना ही है, खुद आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आपको वीडियोस भी देखने हैं, क्योंकि डाइवर्स लर्निंग करनी है। जो चीज पढ़ के नहीं समझी सकती है वो देखकर हम समझेंगे, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जी IT इंस्ट्रक्टर, इसमें आपको PDF मिल जाएगी। जी IT इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो जो आपने अभी लेक्चर कराया है, इस लेक्चर के बाद तुरंत टेलीग्राम चैनल पर PDF अपलोड हो जाएगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आप दोबारा पढ़ लेना, अपने ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। तो हम मिलते हैं COT ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का जो यूनिट नंबर 9 है, इसमें मिलते हैं यूनिट 10, सॉरी 9 के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम करा चुके हैं, यूनिट 10 में मिलते हैं, ठीक है। और एक बात और, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप फीडबैक देना चाह रहे हैं, कुछ भी आप इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट, तो वो भी आप क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप कर देंगे। तो हम मिलते हैं यूनिट 10 COT के नेक्स्ट लेक्चर में। Free audio post production by alphonic.com